नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लचित बोरफुरकान की मनी जयंती असम के इतिहास में रखते हैं खास जगह। सरायघाट के युद्ध के लिए है प्रसिद्ध। प्रोबा 3 को लॉन्च करेगा इसरो। ऐतिहासिक मिशन है प्रोबा 3। सूर्य के कोरोना का अध्ययन है मकसद। और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। संविधान के 42वें संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली थी याचिका। कोर्ट ने संसद की शक्तियों को दी तरजीह। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आइए नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। लचित बोरफुरकान की 402वीं जयंती के मौके पर असम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। लचित बोरफुरकान असम के इतिहास में एक खास जगह रखते हैं। उनका जन्म 24 नवंबर सन 1622 को असम के चराईदेव में हुआ था। वे मामोई तामुली के नाम से प्रसिद्ध सुकुती के सबसे छोटे बेटे थे। राजा स्वर्गदेव के काल में अहोम साम्राज्य का राजकाज 5 उच्चाधिकारियों के द्वारा चलाया जाता था, जिन्हें 5 मंत्री कहा जाता था। बोरफुरकान इनमें से ही एक थे। स्वर्गदेव चक्रध्वज सिंह जब सत्ता में आए तो उन्होंने लचित बोरफुरकान को सेनापति नियुक्त किया। साथ ही असम से मुगलों को हटाने के लिए सेना बढ़ाने का आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने सरायघाट के युद्ध में सेना का नेतृत्व किया, जिससे मुगल सेना का असम पर कब्जा करने का प्रयास विफल हो गया था। सरायघाट के युद्ध को गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे लड़ा गया था। यह एक नौसैनिक युद्ध था, जिसमें मुगल सेना की हार और अहोम सेना की विजय हुई थी, जबकि मुगल सेना के पास बड़ी नावें और अहोम सेना के पास छोटी नावें थीं। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मिर्जा राजा जयसिंह के बेटे राम सिंह के द्वारा किया जा रहा था। वहीं अहोम सेना का नेतृत्व लचित बोरफुरकान के द्वारा किया गया था। देखिए, मुगलों को ब्रह्मपुत्र घाटी की रणनीतिक महत्ता 17वीं शताब्दी के शुरुआत में समझ में आने लगी थी। तब से ही मुगलों और अहोमों के बीच तकरीबन 17 युद्ध हुए। माना जाता है कि यह आखिरी बड़ा अटेम्प्ट था जब मुगलों ने असम और उसके आसपास के एरिया में अपना शासन फैलाने का प्रयास किया था। हालांकि अहोम और मुगलों के बीच हुआ आखिरी युद्ध नहीं था। अहोम राजा स्वर्गदेव गदाधर सिंह के काल में इताखुली का युद्ध हुआ और मुगलों को असम से हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया। असम में अहोम साम्राज्य की गाथा 13वीं शताब्दी के प्रारंभ से शुरू हुई थी। इसके संस्थापक शान कुमार सुकाफा थे। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो 4 दिसंबर को एक ऐतिहासिक मिशन का हिस्सा बनने जा रही है। दरअसल यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन प्रोबा 3 भारत के रॉकेट PSLV से लॉन्च किया जाएगा। प्रोबा 3 एक बेहद यूनिक मिशन है। यह यूरोपियन स्पेस एजेंसी और दुनिया का पहला प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन है। यह सूर्य के कोरोना के बारे में अध्ययन के लिए अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। कोरोना सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है। इस मिशन के तहत स्पेसक्राफ्ट का पेयर अंतरिक्ष में एक आर्टिफिशियल सूर्यग्रहण क्रिएट करेगा, जिसके तहत स्पेसक्राफ्ट के जरिए एक कंट्रोल्ड शैडो क्रिएट की जाएगी, जिससे सूर्य के कोरोना के उस वक्त के पिक्चर्स को एनालाइज किया जाएगा। इनमें एक सैटेलाइट में कोरोना ग्राफ, जिससे सूर्य को देखा जाएगा। दूसरे सैटेलाइट में अकल्टर होगा, जिससे सूर्य के आने वाले प्रकाश को ब्लॉक किया जाएगा। ये सैटेलाइट एक दूसरे से लगभग 150 मीटर की दूरी पर समानांतर उड़ान भरेंगे और हर दिन लगभग 6 घंटे उड़ान भरेंगे। वैज्ञानिकों का दावा है कि ऐसे 2 अलग अलग सैटेलाइट का यूज करके बहुत दूर स्थित निकायों से आने वाले वीक सिग्नल्स को भी हासिल किया जा सकता है। आपको बता दें कि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक चमकीला तारा है, जो कि तकरीबन 4.5 बिलियन साल पुराना है। पृथ्वी के मुकाबले सूर्य तकरीबन 100 गुना बड़ा है। सूर्य की ऊर्जा के बगैर पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। सूर्य और पूरे सौरमंडल पर उसके प्रभाव का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हेलियोफिजिक्स कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 42वें संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद के संविधान को संशोधित करने की शक्तियां प्रस्तावना को भी संशोधित करने की शक्तियां रखती हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रस्तावना को अपनाए जाने की स्थिति संसद की संशोधन की शक्तियों को सीमित नहीं करती। देखिए, साल 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में इतने बदलाव किए गए थे कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर जाना जाता है। 42वां संविधान संशोधन एक बड़ा संशोधन है। इसने संविधान को बड़े स्तर पर प्रभावित किया था। संशोधन के जरिए प्रस्तावना में 3 शब्द सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सेक्युलर यानी पंथनिरपेक्ष और इंटीग्रिटी यानी अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे।
प्रस्तावना में कुछ इस तरह के बदलाव किए गए कि सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और यूनिटी ऑफ नेशन को यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन से प्रतिस्थापित किया गया था। एक और महत्वपूर्ण बदलाव संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया। गौरतलब है कि 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जिक्र किया गया है। 42वें संविधान संशोधन में राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। इन विषयों में शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतौल और न्याय प्रशासन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा सभी न्यायालयों का गठन शामिल हैं। इसके अलावा संविधान में एक नया भाग 4A जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 51A के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। मूल अधिकार संविधान में हमेशा से थे, लेकिन मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन की देन है। यदि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो एक नीति निर्देशक तत्व में बदलाव और 3 नए निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 39 में बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए सुअवसरों को सुरक्षित करना, वहीं 39A जिसमें समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने की बात कही गई। अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रबंध में वर्कर्स को भाग के लिए कदम उठाने की बात कही गई थी। वहीं अनुच्छेद 48A में पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए वनों और वन्य जीव के संरक्षण की बात कही गई थी। ऐसे ही कई स्तर पर इस संविधान संशोधन के जरिए बदलाव किए गए थे। 42वें संविधान संशोधन का खामियाजा इंदिरा गांधी सरकार को 1977 के आम चुनावों में उठाना पड़ा। इन चुनावों ने दिखा दिया था कि भारत सही अर्थों में लोकतांत्रिक देश है और अंतिम सत्ता यहाँ के नागरिकों की स्याही वाली उंगली में मौजूद है। इन चुनावों में पहली बार भारत में एक और गैर कांग्रेसी सरकार बनी। जनता पार्टी, जिसने संविधान को 1976 से पहले वाली स्थिति में लाने का वादा किया था, सरकार में आई और उसने 43वें और 44वें संविधान संशोधन के जरिए वापस से आंशिक तौर पर स्थिति को हासिल कर लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों इटली की यात्रा पर हैं। वे इटली में G7 देशों के विदेश मंत्रियों के आउटरीच इवेंट में हिस्सा लेंगे। दरअसल इस इवेंट में भारत को गेस्ट कंट्री के तौर पर इनवाइट किया गया है। इस मौके पर उन्होंने इटली के रोम में मेडिटेरियन डायलॉग कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। साथ ही रूस, यूक्रेन और इजराइल गाजा संघर्ष पर चिंता व्यक्त की। साथ ही इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोग्रेस की लेकर के भी चर्चा की गई। इसमें भारत, UAE, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और USA शामिल हैं। ये एक शिपिंग एंड रेल कॉरिडोर है जिसमें पूर्वी हिस्से की तरफ मसलन भारत, UAE और सऊदी अरब की प्रगति तेजी से हो रही है। इसके अलावा I2U2 की महत्ता को भी हाईलाइट किया गया है। आने वाले समय में I2U2 और तेजी से काम करेगा और I2U2 से मतलब इंडिया, इजराइल, UAE और USA से है। I2U2 समूह का विचार साल 2021 में इन देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात के दौरान आया था। 14 जुलाई 2022 को इस समूह का पहला सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया। चारों देशों ने 6 मुख्य क्षेत्रों मसलन वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी में निवेश पर सहमति जाहिर की है। इससे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, जो कि रोजगार और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देगा। अब आइए नजर डालते हैं आज के टर्म ऑफ द डे पर। आज का टर्म ऑफ द डे है प्रोकास्टिनेशन। इसके लिए हिंदी शब्द है टालमटोल। हालांकि बहुत सटीक शब्द नहीं है, क्योंकि प्रोकास्टिनेशन एक स्थिति है, वहीं टालमटोल एक प्रोसेस है। प्रोकास्टिनेशन से मतलब है जरूरी कामों को टालना या देरी करना, भले ही हमें पता हो कि यह काम समय पर करना जरूरी है। इसका उदाहरण है स्टूडेंट्स का लास्ट मोमेंट पर अपने असाइनमेंट कंप्लीट करना या एग्जाम के लिए 1 नाइट पहले रिवीजन प्लान करना। ऐसा अक्सर तब होता है जब हम किसी काम को लेकर उलझन में होते हैं, बोरियत महसूस करते हैं या समझ में नहीं आता है कि कैसे शुरू करें। ऐसे में हम जरूरी कामों को छोड़कर आसान या मजेदार चीजों में लग जाते हैं, जैसे टीवी देखना या फोन चलाना। यहाँ पर एक बात और क्लियरली समझिए कि प्रोकास्टिनेशन और लेजीनेस यानी आलस्य में फर्क होता है। लेजी लोग कोई काम करना ही नहीं चाहते, वहीं प्रोकास्टिनेशन की आदत वाले लोग काम करना चाहते हैं लेकिन शुरुआत नहीं कर पाते। प्रोकास्टिनेशन से तनाव, काम में देरी और वीक परफॉर्मेंस हो जाती है। कई बार यह सफलता का डर, प्रेरणा की कमी या समय प्रबंधन न आने के कारण भी होता है। इससे बचने के लिए काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, समय सीमा तय करना, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहना और हर काम पूरा करने पर खुद को छोटा सा गिफ्ट दिया जा सकता है। जरूरी नहीं कि ये गिफ्ट मॉनेटरी वैल्यू रखता हो। आप खुद को एक पूरा दिन फ्री रख सकते हैं, सुबह देर तक सो सकते हैं। अब आप बताइए कि क्या आप भी प्रोकास्टिनेशन को फेस कर रहे हैं? अब आइए नजर डालते हैं आज की रैपिड न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाशिंगटन में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनके इंक्लूसिव डेवलपमेंट और अल्पसंख्यकों के वेलफेयर के लिए किए गए प्रयासों के लिए दिया गया है।
इस अवसर पर AIAM यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज की शुरुआत भी की गई। AIAM का मकसद अमेरिका में भारतीय अल्पसंख्यक समुदायों को एकजुट करना है और उनके कल्याण को बढ़ावा देना है। AIAM के संस्थापक और अध्यक्ष के रूप में जसदीप सिंह को नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत की पहली आधुनिक और आदर्श गौशाला में एक कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG प्लांट स्थापित किया गया है। CBG मुख्य रूप से मीथेन गैस का मिश्रण है जो पशुओं और पौधों में अपशिष्ट अपघटन से पैदा होती है। इसे शुद्ध और संपीड़ित करके वाहन और उद्योगों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। CBG का ऊर्जा मूल्य मामले में CNG के समान है और यह एक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा विकल्प है। इस परियोजना के कई लाभ हैं, जैसे यह प्राकृतिक गैस के आयात में कमी लाएगा, प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करेगा और साथ ही इससे किसानों की भी आय बढ़ सकेगी। सरकार ने अब कोई बहाना नहीं नामक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की है, जिसका मकसद जेंडर बेस्ड हिंसा को समाप्त करना है। इसे नई चेतना 3.0 अभियान के साथ शुरू किया जाएगा ताकि इसका प्रचार प्रसार हो सके। यह अभियान 25 नवंबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के साथ मेल खाता है। इसे महिला और बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और UN महिला के समर्थन से शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत एक फिल्म रिलीज की जाएगी जो सभी नागरिकों के जेंडर बेस्ड हिंसा के खिलाफ शपथ लेने की अपील करेगी। FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एंटीबायोटिक्स के कुछ प्रकारों को एनिमल फूड प्रोडक्ट में इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है ताकि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जैसी समस्या से निपटा जा सके। इसका मकसद पशुपालन की गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारना है। यह निर्णय मांस, दूध, पोल्ट्री, अंडे और मत्स्य पालन पर लागू होंगे। भारत इन उत्पादों का एक प्रमुख उत्पादक है और वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए इस पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। आपको बता दें कि भारत ने 2030 तक पशु उत्पादन में एंटीबायोटिक्स के प्रयोग को 30 से 50% तक घटाने का लक्ष्य रखा है। भारत का पहला संविधान म्यूजियम OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में खोला गया। इस म्यूजियम का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया है। म्यूजियम संविधान के निर्माता, उनके सिद्धांतों, प्रावधानों और उसके विकास की झलक को प्रस्तुत करता है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की होलोग्राम और भारतीय संविधान की 1000 फोटो लिथोग्राफिक प्रतियां यहाँ मौजूद हैं। इंटरैक्टिव प्रदर्शनी, क्विज, रोबोट, गाइड और संविधान सभा के सदस्यों की मूर्तियों को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इसका मकसद संविधान के महत्वपूर्ण तत्वों और प्रावधानों को समझना है और लोगों को यह बताना है कि संविधान के मूल्यों और आदर्शों ने राष्ट्र को कैसे आकार दिया है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है जो उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर बढ़ रहा है। यह अगले 2 दिनों में और तीव्र हो सकता है और चक्रवात का रूप ले सकता है। अगर यह चक्रवात का रूप लेता है तो इसका नाम फेंगल होगा, जिसे सऊदी अरब ने दिया है। इसके तमिलनाडु और श्रीलंका के तट की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा केरल, आंध्र प्रदेश में हल्की से माध्यम बारिश और तेज हवाओं के चलने की भी संभावना है। अब आइए नजर डालते हैं आज की बुलेटिन पर बढ़ने वाले प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, सराई घाट का युद्ध प्रसिद्ध है। मुगल और अफगानों के बीच, मुगल और मराठों के बीच, मुगल और अहोम साम्राज्य के बीच, मुगल और सिख समुदाय के बीच। अगला प्रश्न है, भारत की पहली आधुनिक और आदर्श गौशाला कहां स्थापित की गई है? ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल या फिर इंदौर? अब आइए नजर डाल लेते हैं पिछले बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछे गए थे और जानते हैं उनके क्या हैं सही उत्तर। पहला प्रश्न था, अनुच्छेद 43B को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के जरिए जोड़ा गया था? 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, 92वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003, 95वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2005 या फिर 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003? इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। अगला प्रश्न था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश 104वां पूर्ण सदस्य बना है? आर्मेनिया, फ्रांस, पैराग्वे या फिर मॉरिशस? इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी आर्मेनिया। आज के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल मुलाकात फिर करेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।